गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जल्दी से वीडियोस ऑन करिए, बार बार आप वही चीज करते हैं। जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। चलिए सब बच्चे, हाँ जी जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। ओके, तो आप में से काफी बच्चों को मैंने नोट्स भी दे दिए। कुछ बच्चे कल ले गए थे, जो थोड़े से दूर रहते हैं उनको मैंने भिजवा दिए थे घर पे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जितने नोट्स प्रिंट हुए थे वो तो खत्म हो गए, इस वीक में और आ जाएंगे। तो मैं एक बार और मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे कि आप आके जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। इसी वीक में आपको सबको मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सारे अपने नोट्स को आके कलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आज क्लास के बाद कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आज क्लास के बाद दो डिस्कशन करनी है। एक तो कल के टेस्ट के बारे में कुछ बताना है और एक नेक्स्ट वीक की क्लासेस के बारे में आपको कुछ बताना है। तो इसलिए क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाइएगा, पहले डिस्कशन करें। ओके, तो अभी तक हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में क्या किया एक बार वो देखते हैं, और उस पर मैं आपको बताता हूँ कि आज की क्लास का हमारा क्या टॉपिक रहेगा। आद्या अपना वीडियो ऑन करिए। अनन्या आप भी वीडियो ऑन करिए, बार बार मत बुलवाइए। आर्यन, अस्मीत, चिराग, दिया, या अच्छा लगेगा बच्चों अब बार बार यही चीज हम करते रहे। जल्दी से आप सब अपना वीडियोस ऑन करिए। चिराग, ड्रोन आप भी, मानस। ओके, तो अभी तक हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या किया एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग की जो क्लास थी फर्स्ट क्लास, उसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन की थी, प्लस हमने ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस किया था जो कि बहुत ही कम स्टेप्स का, 4 स्टेप्स का हमारा प्रोसेस था। उसके बाद जो हमारी सेकंड और थर्ड क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नाम का एक टॉपिक किया था, जिसके हमने 2 पार्ट्स किए थे, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर हमने उनके ऊपर कुछ केस स्टडीज भी लिखी थी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने को आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है या डिविजनल होता है, हमने वो भी किया था। अभी भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रह चुका है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वगैरह, लेकिन वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम करेंगे लास्ट क्लास में। जब हमारे चैप्टर की ऑर्गेनाइजिंग की लास्ट क्लास होगी तब हम उसको करेंगे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ देखिएगा। आज हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए सब, आज हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जिन बच्चों के पास नोट्स है वो अब नोट्स में ही करिए, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीक आप सब बच्चे मेरे से नोट्स ले जाइएगा। मुझे खुद पता है कि आप लोगों को फोन से पढ़ने में कितनी दिक्कत आ रही होगी। मैंने नोट्स भी आपकी दोनों वॉल्यूम को कंबाइन करके एक ही वॉल्यूम बना दिया है। नोट्स को बहुत ज्यादा कंसाइज किया है, जिन बच्चों के पास नोट्स आए हैं वो देख सकते हैं, नोट्स को बहुत ज्यादा कंसाइज कर दिया है, प्लस लिखा भी है हर जगह पे कि क्या टॉपिक आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपकी केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस वीक आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब मेरे से नोट्स कलेक्ट कर लीजिए। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको मेंशन करिए अपने नोट्स में या अपने प्रिंट आउट में, जहां पे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब सिर्फ मुझे सुनना, मैं आपको इस टॉपिक को बहुत सारे एग्जांपल से समझाऊंगा, और वो भी रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आज हम इस टॉपिक का बहुत छोटा पार्ट करेंगे, आज हम ये टॉपिक खत्म नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका बेस बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाके ये टॉपिक खत्म करेंगे। बस मेरी बातों को सुनना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है? डेलीगेशन बच्चों एक ऐसी चीज है जो हम सब करते आए हैं, और पता नहीं हम कब से कर रहे हैं, वो हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा कि हम डेलीगेशन कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, बिल्कुल ही कॉमन एग्जांपल। आप बैठे हुए अपने कमरे में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, और आपको पानी पीने का मन करेगा, मतलब आपको मन करेगा कि आपको पानी पीना। अब ये काम आपका है, आपको पानी पीना है तो आपको उठना चाहिए और आपको किचन तक जाना चाहिए और वहां से पानी लाना चाहिए। लेकिन आपको पता है आपके घर में, हम लोगों के घर में एक छोटा भाई बहन होता ही है, चुल होती है हमारे माँ बाप को 2 बच्चे करने की, तो एक छोटा भाई बहन तो घर पे होता ही है। तो आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन आपके साथ बैठी हुई थी, और आपने उसको क्या बोला, ए जल्दी जा किचन से पानी लेके आ। तो ये आपने क्या किया, ये, और वो बेचारा या बेचारी क्या है, चलो वो मान भी लेती है आपकी बात, और वो चली जाती है या चला जाता है और आपके लिए पानी ले आता है, और वहीं से आप बोल देते हो, वो किचन में ही है, और आप बोल देते हो कि एक चिप्स का पैकेट भी ले आई हो। तो ये क्या है, ये भी तो हमने क्या किया, डेलीगेशन किया। क्योंकि भूख आपको लग रही है, प्यास आपको लग रही है, और आपने बेचारे किससे काम करवा लिया, अपने भाई बहन से काम करवा लिया।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक छोटा सा डेलीगेशन का ही एग्जाम्पल हो गया। नंदिनी यहाँ ध्यान दो। ओके, आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सबको पता है कि क्लास 12 में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने हैं, बीएस का भी प्रोजेक्ट बनाना है, इको का भी प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे ख्याल से अकाउंट्स का भी प्रोजेक्ट है, और मैक्सिमम बच्चे ये प्रोजेक्ट किससे बनवाते हैं, अपने भाई बहन से बनवाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये भी क्या हो गया, डेलीगेशन हो गया, क्योंकि आपका काम था, आपको उससे नंबर मिलने थे, लेकिन आपने वो काम किसको डलका दिया, अपने सिबलिंग्स को डलका दिया, या किसी और को, अपने दोस्त को डलका दिया, अपनी बंदी को डलका दिया। तो ये भी हमारा क्या है, ये दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो कहने का क्या मतलब हुआ, डेलीगेशन कोई नई चीज नहीं है, ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, ये हर इंसान करता है और हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन हाँ, इतना भी सिंपल नहीं है जितना ये देखने में लग रहा है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये डेलीगेशन होती क्या है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, डेलीगेशन को करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर मैं डेलीगेशन की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, मतलब बहुत ही सिंपल, मतलब एक लाइन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं डेलीगेशन की, और मैं बोलूं कि बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बिना सोचे मुझे बताइए कि डेलीगेशन क्या होता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, डेलीगेशन मतलब अपना काम अपने से छोटे को दे देना। मतलब क्योंकि जनरली आप अपना काम किसी बड़े को नहीं दोगे। आप किचन में हो या आप कमरे में बैठे हो पानी और मम्मी पापा के साथ बैठे हुए हो, तो आपको पानी पीने का मन किया, तो आप पापा को नहीं बोलेंगे ए पानी लेके आ किचन से, ऐसा होएगा नहीं, ठीक है ना। वो दो बातें आपको हौसला देगा, तू जा और अपने लिए पानी लेके आ और मेरे लिए बॉटल लेके आ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने से सीनियर को नहीं बोल सकते, हाँ अपने से जूनियर के ऊपर आपका रौब चलता है, आपकी आपकी मतलब वो आपके धमकाना चल सकता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेलीगेशन की सिंपल भाषा में बात करो, अभी ये मत देखना, अभी सिंपल भाषा में बात करूं तो डेलीगेशन का मतलब है अपना काम अपने से छोटे को देना। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? अंश समझ में आ रहा है? आयुषी? Yes. ओके। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेलीगेशन का सिंपल भाषा में मतलब है अपना काम अपने से छोटों को देना। इतनी बात समझ में आ गई? दिया समझ में आ रही है? ओके। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। मेरा एग्जांपल याद रखना, पानी वाला। मैं बैठा हुआ कल बंदिश बैंडिट देख रहा था अपने मतलब फैमिली के साथ, ठीक है। आपको पता ही है अमेज़न पे आई हुई नई सीरीज, हो सकता है आप लोगों ने देख भी लियो। अब एक बात बताओ, मेरे घर में हम 3 लोग हैं, मैं हूं, मेरी वाइफ और मेरी 2 साल की बच्ची, ठीक है। तो हालांकि मैं ही मतलब मैं ना तो काम अपनी वाइफ को दे सकता हूँ और ना अपनी बच्ची को दे सकता हूँ। अब देखिएगा, जब मैं काम किसी को दे रहा हूँ, मैं बैठा हुआ मुझे पानी पीने की जरूरत हुई, तो काम मैं किसी को भी दे दूंगा। जैसे मेरी वो 2 साल की बच्ची है, मैंने उसको कहा जरा बेटा, उसका नाम इनाया है, इनाया जरा किचन से पानी ला दे, तो वो बड़ी खुशी खुशी जाएगी किचन से पानी लेने के लिए। लेकिन आप सोच के बताओ, क्या वो सिर्फ मेरे लिए पानी लाएगी? वो 2 4 5 चीजें और ले आएगी। हो सकता है किचन में 10 चीजें गिरा भी आए, हो सकता है मेरा जितना काम उसने कम किया उससे ज्यादा काम मेरा बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसे ही किसी को काम नहीं दे सकते। हमें ये देखना है कि कौन सा पर्सन उस काम के लायक है, जिसको हम काम दे रहे हैं तो एक्चुअली में मेरा फायदा हो, मेरा काम आसान हो, ना कि मेरा काम बढ़ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम काम किसी को देते हैं तो हमें ये देखना है कि जिसको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, जिसको मैं वो काम दे रहा हूँ जो काम मुझे करना था, क्या वो उस काम को करने के लायक है, क्या वो उस काम को अच्छे से कर लेगा, या वो मेरा काम बढ़ा देगा। जैसे मैंने अपनी बेटी को बोला, जब मेरे को ना किचन वो फ्रिज में से पानी की बोतल ला दे, अब फ्रिज में उसके लिए चॉकलेट पड़ी है, किंडर जॉय पड़ी है, तो मेरे को देखना है कि क्या वो सिर्फ पानी की बोतल निकालेगी फ्रिज में से, या हो सकता है अपने मतलब की 2 4 चीजें और निकाल ले जो उसको नहीं खानी उस टाइम पे। तो हमें ये भी देखना है कि हमें कितनी अथॉरिटी देनी है उस पर्सन को उस काम को करने की। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ये पानी वाला, एक एग्जांपल दिया प्रोजेक्ट वर्क वाला। अब आप बोलोगे सर इतना छोटा टॉपिक आप इतने एग्जांपल्स क्यों दे रहे हो? बच्चे, जितना ही छोटा आपको टॉपिक लग रहा है उतना ही केस स्टडीज में ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं आपके दिमाग को बिल्कुल खोल देना चाहता हूँ इस टॉपिक को लेके। आज मैं आपको सिर्फ इस टॉपिक के डेफिनेशन और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का होगा। आज मैं खत्म भी नहीं करूंगा ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और केस स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे लेते हैं
कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, 2 एग्जांपल से अभी तीसरा एग्जांपल, मेरे सीनियर ने मुझको एक काम दिया कि यह काम आपको शाम तक करके देना है, ठीक है। मैंने वो काम शुरू किया और काम शुरू करते ही मेरा मन कर गया कि मुझे किसी के साथ खेलने जाना है। आप समझ जाइए, अब थोड़ा ऐसी बात करेंगे कोड लैंग्वेज में कि मेरा मन कर गया कि मुझे किसी के साथ खेलने जाना है। अगर मैं यहीं पे बैठा रहा शाम तक वो काम करता रहा तो मैं उसके साथ खेलने नहीं जाता। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा, जैसे कि मैं तो जाके थोड़ा एंजॉय कर लूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरे नीचे कितने लोग काम कर रहे, ऐसे मैंने उसमें से सबसे वेले आदमी को बुलाया और मैंने उसको बोला यार इतने लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये काम है, जो मुझे ये काम मिला है आज, हमारे को मिला है, ये काम करने के लायक सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, सब बेकार है। आप ही में वो बात है जो ये काम कर सकते, आप ही मेरे ट्रू सक्सेसर बनोगे। तो मैंने उसको पंप कर दिया, बिल्कुल मैंने उसको ये जता दिया कि ये काम तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने उसको कहा शाम तक मेरे को ये काम सबमिट करना है यार, मेरे को आज आप मेरी मदद कर दो, आप ये काम कर दोगे। तो उसको भी लग रहा है कि बॉस पता नहीं क्या उसमें बॉस ने देख लिया, तो वो कह रहा है हाँ सर मैं बिल्कुल शाम तक आपके लिए ये काम तैयार कर दूंगा। मैंने कहा आपको तो कहीं नहीं जाना ना, नहीं सर कहीं जाना भी होगा तो छोड़ो सर, मैं आज आपका ये काम करके जाऊंगा, बहुत बढ़िया। फिर उसने कहा कि सर इस काम को करने के लिए तो मुझे थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो मैंने कहा हाँ वो तो मेरे लैपटॉप में है। अब बच्चों आपको पता है कि लैपटॉप एक प्राइवेट प्लेस होती है, वो आपका एक घर होता है जिसमें आप बहुत कुछ रखते हो संभाल के, अपने पुराने लेटर्स, अपनी पुरानी फोटोज, किसी की जिससे आपकी पुरानी बातचीत होती है वो चैट्स वगैरह सब आप अपने हिडन फोल्डर में लैपटॉप में रखते हो। अगर आपने लैपटॉप उसको दे दिया तो आपको ये देखना है कि उसको आप कितनी अथॉरिटी दे रहे हो कि वो लैपटॉप में से क्या क्या चीजें देख सके। पता चले आपने उसको काम दिया तो उसने आपकी और बहुत प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दिया, सब कुछ उसने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में डाल दिया। तो ऐसा काम नहीं करना। तो आपको देखना है कि आप उसको कितनी अथॉरिटी दे रहे हो कि वो उस अथॉरिटी को मिस यूज ना करे, लेकिन हाँ जो काम करना है वो काम आपका पूरा हो जाए। तो एक बात बताओ, ऐसे आप किसी को भी बुला के काम दे दोगे या उसी पर्सन को काम दोगे जिस पर आप विश्वास करते हो कि वो काम भी कर देगा और काम को खराब भी नहीं करेगा, मेरा कोई मिस यूज भी नहीं करेगा अथॉरिटी। तो बात क्या हो गई, अब हमारी 2 डेफिनेशंस बन गई, यहां ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे बेकार डेफिनेशन, नोट्स को छोड़ दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। ये तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि अपना काम अपने से छोटे आदमी को अपने से नीचे आदमी को देना। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। ये डेफिनेशन सिंपल सी है, याद भी हो गई होगी। एक बार फिर से बोलते हैं, डेलीगेशन का क्या मतलब है? डेलीगेशन मींस डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब आइए एक अच्छी डेफिनेशन करते हैं, हमें दोनों ही डेफिनेशन याद करनी है। जैसे मैंने कहा मैं काम किसी को, मेरे नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं किसी को भी काम दे दूंगा, मैं काम उसको दूंगा जिस पे मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरा काम पूरा भी कर देगा और मेरे काम को खराब भी नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए एक पर्सन थे जिनका नाम था लुइस एलन, LOUIS, लुइस एलन। इन्होंने कहा डेलीगेशन इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ, एंट्रस्टमेंट का मतलब क्या होता है? किसी पे भरोसा करके, किसी पे भरोसा करके, किसी पे भरोसा करके उसको काम देना और उस काम के लिए अथॉरिटी देना। किसी पे भरोसा करके उस पर्सन को काम देना और उस काम के लिए अथॉरिटी देना। तो जब मैंने अपने उस सबऑर्डिनेट को बुला के कहा कि भाई तू ये काम कर देगा 6 बजे तक शाम को, कहता सर बिल्कुल कर दूंगा। मैंने कहा तेरे को इसके लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, तो वो लैपटॉप मेरा कंप्यूटर ये रहा, इसका मैंने जो तेरे को जितनी फाइल्स की जरूरत है मैंने उसमें से पासवर्ड हटा दिए, तो उनको खोल के देख सकते। फिर मैंने उसको बोला भाई 6 बजे तक मुझे जवाब चाहिए, तूने काम किया कि नहीं किया। अगर तूने काम नहीं किया तो देख फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो मैंने उसको क्या कहा
मैंने कहा मुझे शाम को 6 बजे तक जवाब चाहिए कि तूने काम किया कि नहीं किया। तो मैंने उसकी क्या एस्टैब्लिश की, मैंने उसकी आंसरेबिलिटी एस्टैब्लिश की। मैंने उसको कहा कि तुझे मुझे शाम को 6 बजे तक आंसर देना है। अभी भी तू मना कर सकता है कि तेरे से काम होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन एक बार तू काम एज्यूम कर लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसके बाद तेरे को मेरे को जवाब देना पड़ेगा 6 बजे तक शाम को। कहता सर बिल्कुल आप आराम से जाइए, आप निश्चिंत होकर खेलने जाइए, कल को मेरा मन करेगा खेलने का तो मुझे भी जाने दीजिएगा, आज आप चले जाइए, आज मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो यहाँ देखिएगा, according to Lewis Allen, delegation is the entrustment of responsibility and authority to other person। किसी और पे विश्वास करके उसको काम देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस काम के लिए जितनी भी अथॉरिटी चाहिए वो अथॉरिटी देना, एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। तो जब आपने एक बंदे को काम दे दिया तो उसके बाद आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश कर दी कि तेरे को शाम को 6 बजे तक मेरे को जवाब देना है कि तूने ये काम किया या नहीं। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे सर हमें कौन सी डेफिनेशन याद करनी है? आपको दोनों डेफिनेशन याद करनी है। ये तो देखो सिंपल डेफिनेशन, ये तो हो ही गई, मेनली तो ये डेफिनेशन है। बेटा आप मान लीजिए क्वेश्चन आता है डिफाइन डेलीगेशन, तो आप कोई भी लिख सकते हो, कोई नो डाउट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है उल्टा, डेफिनेशन दे रखी होगी या कुछ इसमें से मिसिंग होएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको फुलफिल करिए। तो जब आपको से ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा तो आपको आनी तो दोनों चाहिए ना, इसलिए हमें दोनों डेफिनेशंस याद करनी है। तो आइए 5 मिनट लगाते हैं, पहले एक बार दोनों डेफिनेशंस को फिर से पढ़ते हैं और फिर अच्छे से याद करेंगे। पहले सिंपल वाली डेफिनेशन, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। एक बार फिर से बोलते हैं, डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। एक बार फिर से बोलते हैं, डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। एक बार फिर से बोलते हैं, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। सिंपल है, खत्म हो गई। अब आइए लुईस एलन। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप किसी की डेफिनेशन कोट कर रहे हो और आपको पता है कि आप बिल्कुल सही याद हुई आपको, तो उसको दिखाओ, उस बंदे को, एग्जामिनर को पढ़ाओ, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, तेरे को भी याद नहीं होगी, इस डेफिनेशन को देख और मेरे को नंबर दे। तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसको बॉक्स में डाल के आइए, उसको अंडरलाइन करिए अच्छे से, और अगर हो सके तो और थोड़ी बहुत ड्राइंग बनाइए जिससे कि आपकी डेफिनेशन पेपर में अलग से दिखे और आपके एग्जामिनर को लगे हाँ बंदे ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, इसको इस एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए। आइए जल्दी से याद करते हैं लुईस एलन की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू लुईस एलन, जब हम किसी की डेफिनेशन कोट करते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉलम्स में डालते हैं। डेलीगेशन इज एंट्रस्टमेंट ऑफ, किसी पे विश्वास करके, एंट्रस्टमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन, किसी पे विश्वास करके उसको काम देना और काम के लिए अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर पर्सन, एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस, और उस काम के लिए फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करना कि ये पर्सन मुझे जवाब देगा कि इसने क्यों काम किया कि नहीं किया। अगेन बहुत से बच्चों का जो ये है वीडियोस है मैं वो स्विच ऑफ हो चुके हैं। अब मैं आपको बिल्कुल वार्निंग नहीं दूंगा, क्लास से बाहर निकालना शुरू कर दूंगा। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। हमें आपकी प्राइवेट लाइफ में कोई भंग नहीं करना, लेकिन एक रूल है, उस रूल को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उस रूल से आप नहीं भाग सकते। ऐसे कोई आप प्लीज ये मत सोचिए कि हमारी प्राइवेट लाइफ में घुस रही है सर, ऐसा किसी का इंटेंशन नहीं है। सब बच्चे अपने वीडियोस को ऑन करिए। क्रिश आप भी करिए, कार्तिक, चिराग, अध्ययन, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, प्राची, ओके। जल्दी से आइए एक बार फिर से इस डेफिनेशन को याद करते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस एलन, एंड डेलीगेशन इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ responsibility and authority to another person and creation of accountability for the performance। एक बार फिर से बोलेंगे, according to Lewis Allen, delegation is the entrustment, entrustment मतलब किसी पे विश्वास करके, entrustment of responsibility and authority to another person and creation of accountability for the performance। दोनों डेफिनेशन याद हो गई? एक बार दोनों डेफिनेशन बोलते हैं। पहली डेफिनेशन क्या थी, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बिल्कुल ही सिंपल। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू लुईस एलन, डेलीगेशन इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर पर्सन एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिना देखे कोशिश करिए, बिना देखे एक बार दोनों डेफिनेशंस को लिखिए, रजिस्टर निकालिए, एक एक बार दोनों डेफिनेशन को लिखिए बिना देखे। नहीं याद होती तो मुझसे पूछिए, ऐसे कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, एक बार दोनों डेफिनेशंस को लिखिए बिना देखे। जल्दी से रजिस्टर ओपन करिए। जल्दी से रजिस्टर ओपन करिए, एक बार दोनों डेफिनेशंस को लिखिए, कोई 2-3 बार नहीं लिखनी, सिर्फ एक एक बार लिखनी। सब बच्चे अपने वीडियोस को ऑन रखेंगे। लिख लिया? नहीं याद हुई कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी फिर से याद करेंगे। सात्विक आपको याद हो गई? यस सर। आर्यन आपको याद हुई? आर्यन? यस सर, ऑलमोस्ट हो गई। ऑलमोस्ट हो गई, जल्दी से याद करिए। हरिद्या आपको याद हो गई? हाँ जी सर। किसी को डाउट तो नहीं है डेफिनेशन को लेके कि सर इसमें ये वर्ड नहीं समझ आ रहा? क्लियर है? वानी आपको क्लियर है? यस सर। चलिए एक बार लास्ट टाइम बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों डेफिनेशंस को मैंने भी हटा दी यहाँ से, दोनों डेफिनेशंस को बोलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। बिल्कुल ही इजी है, कुछ भी याद नहीं करना इसमें। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेलीगेशन इज द इंटरस्टमेंट ऑफ, किसी पे विश्वास करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर पर्सन, किसी और को काम देना और उस काम के लिए अथॉरिटी देना, एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस, और उस काम के बाद उस परफॉर्मेंस के लिए जवाबदारी, आंसरेबिलिटी को एस्टैब्लिश करना। एक बार नोट्स पे आइए जल्दी से, कम टू पेज नंबर। अच्छा बच्चों एक मिनट, आपके जो नोट्स थे हमने लास्ट क्लास में 5.7 पेज पे आइए, हमने फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर किया था 5.7 पे। उसके नीचे आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो कट कर दीजिए, दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स फॉर यू पीपल ओनली। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कट हो गया। 5.8 पेज पूरा कट कर दीजिए, 5.8 पूरा कट कर दीजिए। 5.9 पेज पे आ जाइए, 5.9 पेज पे आपका पूरा कट कर दीजिए, 5.9 पूरा कट कर दीजिए। 5.10 पे आ जाइए, हाफ 5.10 कट कर दीजिए, हाफ 5.10 कट कर दीजिए। अब हम आते हैं डेलीगेशन पे, इंपॉर्टेंट मार्क किया। तो डेलीगेशन की पहले तो डेफिनेशन मैंने बॉक्स में डाल रखी है। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। एक सेकंड, हां जी आदित्य पूछो। सर 5.8 से पहले आपने क्या बोला था? 5.8 कट करना है, 9 कट करना है, 10 हाफ सर उससे पहले, सर उससे पहले बस फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद 5.7 का नीचे का पार्ट, 5.7 का नीचे का पार्ट। ठीक है सर। चलिए 5.10 पे आइए। तो डेफिनेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद एक दो लाइंस और है वो भी पढ़नी है। मैं आइए जल्दी से पढ़ते हैं। डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। हो गया जितना आपका डाउट क्लियर? हाँ जी सर। ओके आइए। इट एनेबल्स द मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। मान लीजिए मेरे पास कुछ काम आया है, ठीक है, और वो काम मेरे को लग रहा है कि वो काम कोई भी कर सकता है मेरे अलावा, ऐसा नहीं है कि मुझे ही करना है वो काम। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने वो काम किसी और को दे दिया, तो उससे मेरा टाइम भी तो फ्री हुआ। उस टाइम पे मैं उन चीजों पे ध्यान दे सकता हूँ जो चीजें मेरी अटेंशन मांगती है, मतलब जो कोई और नहीं कर सकता। तो आई कैन फ्री अप माय टाइम, और उस टाइम को मैं वहां यूटिलाइज कर सकता हूँ जहां पे मेरी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। आगे, इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट
need for recognition and provides with them with the opportunity to develop an exercise initiative. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने कहा कि मैंने इतने सबऑर्डिनेट्स में से उसको बुला के उसको बोला कि मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, तो इससे उसको भी तो अच्छा लगा होगा, इससे उसको भी तो लगा होगा कि यार मेरे बॉस ने मुझे किसी लायक समझा है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी नीड, हम सब में एक नीड होती है रिकॉग्निशन की, अटेंशन की, वो हमारी नीड पूरी होती है और हमारे को कुछ नया सीखने को ही मिलता है। आगे डेलीगेशन हेल्प्स द मैनेजर्स टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस as without it his activities would be restricted to what he himself can do। अगर मैं ही सारा काम करूं तो मैं उतना ही कर पाऊंगा जितना मैं अपने आप काम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने अपने छोटे मोटे काम किसी और को दे दिए तो मेरा टाइम बच जाएगा और उस टाइम को बचा के मैं अपने और कामों पे लगा सकता हूं जो मैं अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस को एक्सटेंड कर सकता हूं। एक बार लास्ट लाइन पे आइए बच्चों, से इंपॉर्टेंट मार्क करना है। हाउएवर डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। क्या मेरे को आप में से कोई एब्डिकेशन का मतलब बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्डिकेशन? एब्डिकेशन का क्या मतलब होता है? एब्डिकेशन का मतलब होता है एक्सटिंक्शन, मतलब आप अपनी जवाबदारी से अबंडन नहीं कर सकते, आप उसको उससे हाथ नहीं धो सकते। तो एब्डिकेशन का मतलब लिख सकते हैं आप अबंडनमेंट। अबंडनमेंट का क्या मतलब हुआ कि किसी चीज से हम भाग नहीं सकते। अबंडनमेंट, किसी चीज को अबंडन करना मतलब उसको खत्म करना, तो हम उस चीज से अबंडन नहीं कर सकते। हमें चाहे मैंने अपना काम अपने जूनियर को दे दिया, लेकिन एक बात बताओ, अगर शाम को 6 बजे तक मैं तो खेलने चला गया और मेरे पीछे पीछे मान लो मेरे जूनियर भी खेलने आ गया, ठीक है, तो एक बात बताइए, और शाम को 6 बजे काम नहीं हुआ तो मैं अपने बॉस को क्या ये बोल सकता हूँ कि सर मैंने तो काम इसको दे दिया था, आप इससे बात करो? नहीं बोल सकता ना। मेरे को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भैया तेरा काम था, अब तू खेलने गया है कुछ भी करने गया, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तेरा काम था, तेरे को शाम को 6 बजे जवाब देना था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं अपना काम किसी और को देता भी हूं, अगर मैं अपना काम किसी और को देता भी हूं, दैट डज नॉट मीन कि मेरा जवाबदारी खत्म हो जाती है, मेरी आंसरेबिलिटी खत्म हो जाती है, मुझे तो आंसर देना ही देना पड़ेगा। तो डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब अबंडनमेंट। अबंडनमेंट मतलब किसी चीज से हाथ नहीं धो सकते आप, किसी चीज को आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आ जाती है उसमें केस स्टडीज में, इसलिए मैंने आपको सॉरी 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाती है, इसलिए मैंने आपको मार्क। आइए अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन पे चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो लुइस एलन ने बोली, डेलीगेशन इज द एंट्रस्टमेंट, अंडरलाइन करिए एंट्रस्टमेंट को, और जो 3 टर्म्स है, एंट्रस्टमेंट ऑफ अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी टू अनदर पर्सन एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। तो 4 टर्म्स को अंडरलाइन किया, एंट्रस्टमेंट, रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंट्रस्टमेंट मतलब विश्वास करना, रिस्पांसिबिलिटी पता ही चल गया, अथॉरिटी पता चल गया, अकाउंटेबिलिटी। अब बच्चों आज का हमारा क्या काम रहेगा? आज का हमारा सिर्फ ये काम रहेगा कि हमें ये तीनों टर्म्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने को आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अथॉरिटी क्या है, हमें पता होना चाहिए कि रिस्पांसिबिलिटी क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी क्या है। आपको लग रहा है बड़ा सिंपल काम है सर, तो अभी हो जाएगा 10 मिनट में, अच्छी बात है, जब हो जाएगा क्लास खत्म हो जाएगी। छोटा सा ही काम है, जब हो जाएगा क्लास खत्म कर देंगे, आगे आज हम नहीं पढ़ेंगे। नोट्स को कर दीजिए बंद और ध्यान दीजिए मेरी तरफ। एक बार लास्ट टाइम डेफिनेशन बोलते हैं फिर से और फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से डेफिनेशन बोलते हैं, पहले बेकार वाली। डेलीगेशन इज द, एक बार मेरे साथ बोलेंगे सब, डेलीगेशन इज द downward transfer of authority From a from superior to his subordinate। और राघव बोलेगा दूसरी वाली डेफिनेशन, बोलेगा लुइस एलन वाली। According to Louis Allen, yes, a delegation means एक वर्ड था ना, इज द, याद करो क्या था सानवी, क्या था? डेलीगेशन इज द क्या वर्ड था वो? entrustment of authority and responsibility of authority and responsibility to another person and creation of accountability for the performance। आई बात समझ में? चलिए अब हमें अथॉरिटी के बारे में 6 बातें पता होनी चाहिए। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, आप में से काफी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने एक चैप्टर मेरे साथ किया था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने वीडियो सेंड किए थे, उसमें फ्योल नाम का एक बंदा था जिसके हमने प्रिंसिपल्स किए थे। उसमें उसके फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हमने किए थे, 14 प्रिंसिपल्स किए थे, याद आ रहा है? ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसमें एक प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। याद आई बात? उस टाइम मैंने आपको बोला भी था
कि अब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर करेंगे। तो आज वो दिन आ, जितना आपने वहां किया था प्रिंसिपल चैप्टर में उसको और आगे लेके जाते हैं और आज हम डिटेल में बात करते हैं कि अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी की काफी डेफिनेशन तो मैच होती है प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सेम क्यों नहीं लिख सकते हम, भाई दोनों डेफिनेशंस, दोनों का मतलब एक ही है तो हम सेम क्यों नहीं लिख सकते? तो इसका आंसर मैं आपको एक लाइन में देता हूँ। वो डेफिनेशन दी थी हेनरी फ्योल ने, और आज जो आप पढ़ने जा रहे हो वो डेफिनेशन है लुइस एलन। अगर दो लोग किसी चीज को डिफाइन करेंगे तो हमें पता ही है कि वो सेम नहीं हो सकती, दोनों का अपना पर्सपेक्टिव होएगा उस चीज को देखने का। कह दोनों एक ही बात रहे हैं लेकिन दोनों का अपना पर्सपेक्टिव है किसी चीज को व्यू करने का। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फ्यूल वाली डेफिनेशन थी वो आप प्रिंसिपल चैप्टर में लिखेंगे और जो लुइस एलन वाली डेफिनेशन है वो आप इस चैप्टर में लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए याद होती नहीं, बिल्कुल ही आपको लगता है कि सर मेरे से दोनों डेफिनेशन याद नहीं हो रही, तो आप कोई भी एक डेफिनेशन याद करके उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा ये ऑप्शन लास्ट रखना, जब आपसे दोनों डेफिनेशन याद ना हो और आपको लगे सर मैं तो एक ही डेफिनेशन कर सकता हूँ, कोई भी एक करवा लो मुझसे, तो आप एक डेफिनेशन कोई भी याद करके उसको वहां पे भी लिख देना, यहाँ पे भी लिख देना। बट ऐसी नौबत नहीं आएगी, आज ही मैं आपको याद करूँ। बेटा देखो हमने क्या पढ़ा था वहां पढ़ते, पहले उसकी डेफिनेशन याद करते हैं जो फ्योल ने बोली थी। अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड योर सबऑर्डिनेट्स एंड टू ऑब्टेन ओबीडियंस। याद आ गई बात? यही थी, क्या थी डेफिनेशन फ्योल की? Authority means right of a superior to command his subordinates and to obtain obedience। मतलब अपने से छोटे आदमी को, इंसान को कंपनी में ऑर्डर देना और उस ऑर्डर पे वो काम करे, ये आपकी अथॉरिटी होती है। मानते हो? सही है, यही थी डेफिनेशन, ठीक है ना? अब थोड़ी सी 50% डेफिनेशन तो सेम है, थोड़ी सी चेंज हुई है। इन्होंने बोला, लुइस एलन ने बोला अथॉरिटी का मतलब होता है अपने से छोटे को कमांड करना, ये पार्ट तो सेम हो गया। फिर इन्होंने एक लाइन और ऐड कर दी कि अपने पोजीशन के दायरे में रह के, जिधर जिस भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, जिस भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हो उसके अंदर रह के कोई भी डिसीजन लेने की आपके पास राइट है, ये आपकी अथॉरिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं। जैसे आप लोगों को पता ही है, आप लोगों में से काफी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में 11th क्लास में भी आते थे। हमारे एक मैम है, रिसेप्शनिस्ट मैम है, तो उनकी पोजीशन के हिसाब से हमने उनको कुछ काम करने की, कुछ डिसीजंस लेने की अथॉरिटी दे रखी है कि जैसे कोई पेरेंट्स आएगा तो उनसे फीस की बात करना, किस तरीके से फीस की आपको मतलब कितना इंस्टॉलमेंट, कितना डिस्काउंट देना है, क्या नहीं देना, वो सब हमने मैम को अथॉरिटी दे रखी है। और आपको पता होगा कि फीस के डिसीजंस में वो हम लोगों से नहीं पूछती, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आपको लगता है कि इस पर्सन ये पर्सन जेन्युइनली फीस नहीं दे सकता और इसकी फीस हमें कम करनी है, हम इसे बिना पूछे कर दीजिए। आपको लगता है कि कोई पेरेंट्स फीस दे सकते हैं और वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं फीस नहीं देना, तो आप उनकी फीस कम नहीं करोगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक मेरे पास एक केस आया, हालांकि यहाँ का नहीं, किसी और इंस्टीट्यूट का। क्या हुआ, वहां बच्चा कह रहा है कि सर मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है घर पे, मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं कि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप प्लीज हमारी फीस कम कर देना। ठीक है जी। और बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ना आप बताओ आईफोन 8 कैसा है, मैं सोचो क्लासेस अटेंड करने के लिए अलग से एक फोन रख लूं, आईफोन 8। तो अब एक बात बताइए, बच्चा तो कह रहा है कि आईफोन 8 में अलग से ले लूं क्लासेस अटेंड करने के लिए, और मम्मी पापा कह रहे हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है घर पे, थोड़ी सी फीस कम कर दो। तो समझ आ रहा है कि जेन्युइन कुछ नहीं है, जेन्युइन केस नहीं है, ये पूरा पैसा दे सकते हैं। तो हमने पूरी अथॉरिटी दे रखी है मैम को कि मैम आपको जैसे डिसीजन लेने ले लीजिए। तो उसको बार बार मुझसे नहीं पूछना। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो मेरे से इससे हटके भी कोई भी डिसीजन ले सकती है? क्या वो मेरे बिहाफ पे किसी भी बच्चे को कह सकती है कि तुम्हारे को मैं क्लासेस दिलवा दूंगी मेरे से बिना पूछे, कल आपकी 5 बजे राहुल सर के साथ क्लास है, वो मेरे से बिना पूछे डिसीजन ले सकती है? नहीं, क्योंकि वो उसकी पोजीशन के दायरे में नहीं आता। वो उस पोजीशन जहां पे वो काम कर रही है ये उसका रोल नहीं है, वो इसके डिसीजन नहीं ले सकती। उसका काम है पेरेंट्स को हैंडल करने का, फीस वगैरह में के लिए ध्यान रखना, कोई बच्चा टेस्ट वेस्ट नहीं देता तो उसके घर पे मैसेज भेजना, ये उसके काम है। इसके लिए वो हमसे बिना पूछे डिसीजन ले सकती है। तो उसने क्या बोला, लुइस एलन ने बोला अथॉरिटी का मतलब है अपने से जूनियर को ऑर्डर देना, कमांड करना, एंड अपनी पोजीशन, जिस भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हो उस पोजीशन के उसमें रह के, फ्रेमवर्क में रह के कोई भी डिसीजन लेना, ये आपकी अथॉरिटी है। तो एक बार डेफिनेशन की यहाँ पे एक बार फिर से बोलते हैं। अथॉरिटी means a right of a superior to command his subordinates and to take decisions
विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। एक बार फिर से बोलते हैं, अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ? राइट ऑफ एन, ये कार्तिक आ जाओ वापस, कहां भाग रहे हो? राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक डिसीजन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। ये बताइए सबको समझ में आई है डेफिनेशन? सबको समझ में आई? अनन्या Yes. समझ में आ रही है डेफिनेशन? यस सर। वासु समझ में आ गई? और एक बार रिपीट हाँ कर जी दो। सर। हाँ मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं 5-6 बार रिपीट करूंगा, आपको मतलब समझ में आ गया? सातवें कहां भाग गए हो? ओके, तो एक बार फिर से बोलते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? अथॉरिटी मींस द राइट ऑफ अ सुपीरियर टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक डिसीजन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। मतलब अपने पोजीशन के दायरे में रह के, दायरा मतलब फ्रेम में रह के कोई भी डिसीजन लेना, ये आपकी अथॉरिटी है। समझ में आ गई बात? ओके, अब मेरे एक बात बताओ, सब बच्चे बताओ कि आप किसी भी पर्सन को अथॉरिटी की जरूरत क्यों है? किसी भी पर्सन को आपको अथॉरिटी क्यों देनी है? बताइए, क्यों देनी है आपको किसी को भी पर्सन को अथॉरिटी? सर काम कराने के लिए। जिससे कि वो काम जो उसको हमने दिया है वो काम कर सके। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अभी बिना देखे, बिना अभी नोट्स मत पढ़िए, अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज अ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काम है उस काम को करने के लिए अथॉरिटी चाहिए हमें, यस और नो? ठीक है, Yes, sir. अब मेरे को बताइए, अथॉरिटी कौन किसको देगा? अथॉरिटी कौन किसको देगा? ये ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी? सबऑर्डिनेट सुपीरियर को अथॉरिटी देगा या सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देगा? सुपीरियर सबऑर्डिनेट को। सुपीरियर सब देगा। superior तो क्या देंगे। मैं बोल सकता हूँ Subordinate इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम? क्या मैं ये बोल सकता हूँ अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम? Yes. Yes, sir. अब मुझको बताइए कि एक पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी मिलेगी कहां से? कहां से मिलेगी? उसकी अथॉरिटी जनरेट कहां से होगी? एक मैम काम कर रही है, आज मैम हमारे साथ काम कर रही है तो उनकी वो अथॉरिटी है। मान लीजिए कल मैम छोड़ के चली जाती है और कोई और रिसेप्शनिस्ट आती है तो उसकी वो अथॉरिटी बन जाएगी। तो एक बात बताइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को अथॉरिटी मिलती कहां से है? बताइए, एक पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी वर्क से मिलती सर, कहां नोटिस से से है? और एक्टिविटी से। पोजीशन से। वर्क पोजीशन से। मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बोला आपने। जो भी वो लोग वर्क जिस करते हैं। पोजीशन पे कोई काम कर रहा है उसको अथॉरिटी वहां से मिलेगी। 4 पॉइंट हो गए। अब मेरे को बताइए कि क्या मैं बोल सकता हूँ अथॉरिटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर भी रहता है? क्योंकि जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या कर सकता है? वो उनके ऊपर कंट्रोल रख सकता है, जिससे वो ऑर्डर मेंटेन कर सकता है। अब लास्ट जो पॉइंट है ना बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा। मैं अपनी अथॉरिटी, मान लीजिए मेरे नीचे 50 लोग हैं, मैं जिसको चाहूं अपनी अथॉरिटी दे सकता हूं। अपना काम मतलब अपना काम करवाने के लिए उसको अथॉरिटी दे सकता हूं। मैं आपको एग्जांपल समझाऊं। जब मैंने सीए, इसको प्लीज सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जब मैंने सीए की थी, हमने सीए की थी, तो उसके बाद हमारी एक सीए फर्म मैंने ज्वाइन की। उधर क्या होता था, जब ऑडिट का मतलब पता है आपको? ऑडिट क्या होता है? कि ऑडिट होते हैं कि आप एक सीए जाके कंपनीज के अकाउंट्स को चेक करता है। अकाउंट बनाता है कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर कोई और सीए जाके चेक करता है कि उस बंदे ने अकाउंट सही बनाया है कि नहीं बनाया। इसको कहा जाता है ऑडिट। और ऑडिट कंपलसरी होता है। काफी कंपनीज, एक कंपनी जब एक टर्नओवर का अचीव कर जाती है उसको ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। तो क्या होता है, कंपनीज को, जैसे सीए फर्म्स को अप्रोच किया जाता है कि आप हमारी कंपनी का आके ऑडिट करें। तो जैसे क्या, मान लीजिए मेरी कंपनी, मेरी सीए फर्म में 10 पार्टनर्स हैं और 200 आर्टिकल लगे हुए। आर्टिकल कौन होते हैं? हम जैसे सीए, जो सीए भी बने नहीं है, मतलब हम या नए सीए बने हैं या अभी सीए बन रहे हैं, बट स्टूडेंट्स है सीए, तो हमने सीए फर्म ज्वाइन कर। तो अब क्या होता है, 10 पार्टनर्स बैठे हुए हैं और उनके सामने एक लिस्ट रखी जाती है कि ये हमारे ऑडिट्स है जो हमें अब करने हैं। ठीक है, तो हर पार्टनर को एक एक ऑडिट, मतलब ऑडिट्स एलोकेट कर दी जाते हैं कि ये ऑडिट आपके, ये ऑडिट आपके, ये ऑडिट आपके। और उनको कहा जाता है कि ये बच्चे खड़े हैं, ये नए सीए खड़े हैं, इनसे अपनी टीम बना लो। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए मैं सीए हूं, वहां पे पार्टनर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को पता है कि ये बच्चा बड़ा अच्छा, मतलब ये बड़ा अच्छा काम करता है, तो मैं उसको बोलूंगा ये मेरी टीम में आ जाए। फिर कोई और दूसरा पार्टनर दूसरे बंदे को ले लेगा, फिर तीसरा पार्टनर तीसरे बंदे को ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस पर्सन को, इस बंदे को अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। यहां देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है हमारे 10 सीए जो कि पार्टनर्स है कंपनी में। ठीक है, ये 4 5 6 7 8 9 10।
और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। सर आपकी वीडियो अटक रही है। मेरी वीडियो अटक रही है? अच्छा कोई नहीं, देखिए नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे खड़े हैं जो सीए इंटर्न्स है, इस फर्म में लगे हुए जो इंटर्न्स है। अब ये जो सीए पार्टनर है ये जिसको भी चाहे ये अपनी टीम में डाल सकता है। मान लो इसने इसको अपनी टीम में डाल दिया, इसने इसको अपनी टीम में डाल दिया, इसने इसको अपनी टीम में डाल दिया और इसको अपनी टीम में। तो इसने 4 बच्चों को, 4 स्टूडेंट्स जो सीए इंटर्न्स है उसको अपनी टीम में डाल दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अथॉरिटी, अब क्या हुआ, ये सुपीरियर है और इस सुपीरियर का ये 4 लोग कौन हो गए, ये 4 लोग इसके सबऑर्डिनेट्स हो गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अथॉरिटी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बच्चों मेरी लाइन को सुनना, अथॉरिटी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप where the superior communicates his order to the subordinates and the subordinates are bound to obey his orders। ये मना थोड़ी ना कर सकते कि सर हम आपकी टीम में नहीं जाएंगे, ये बेचारे तो बच्चे हैं, ये तो बेचारे इंटर्न्स है, ये मना नहीं कर सकते इसके जवाब को। लेकिन हाँ ये चाहता तो इसको ना लेके इसको ले सकता था। इसके पास ऑप्शन है कि ये किसी को भी अपना जूनियर बना सकता है, अपना सबऑर्डिनेट बना सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट्स के पास ऑप्शन नहीं है कि वो सुपीरियर को मना कर दे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अथॉरिटी से हमें ये पता चलता है कि कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, ठीक है ना। हमें ये पता चलता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, क्योंकि सुपीरियर के पास ये राइट है कि वो किसी को भी अपना सबऑर्डिनेट बना सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सुपीरियर। तो 6 पॉइंट है हमारे अथॉरिटी के जो हमें याद करने हैं। एक बार अभी नोट से पढ़ेंगे, पहले देखिए क्या है 6 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन वो भी याद करेंगे। दूसरा अथॉरिटी चाहिए क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को मिली है इसलिए अथॉरिटी चाहिए। तीसरा अथॉरिटी फ्लो कहां से होती है, ऊपर से नीचे। चौथी एक पोजीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी कहां से मिलती है, पोजीशन से। पांचवी अथॉरिटी से ऑर्डर एंड डिसिप्लिन रहता है कंपनी में। एंड छठी अथॉरिटी से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। बच्चों ये 6 पॉइंट समझ में आ गए आपको? 6 पॉइंट्स क्या क्या है, एक बार फिर से बोलता हूँ। पहला पॉइंट है डेफिनेशन, अभी सुनिएगा, अभी मैं लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट है कि अथॉरिटी क्यों चाहिए, क्या नीड है अथॉरिटी। तीसरा पॉइंट है अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो होती है। चौथा पॉइंट है अथॉरिटी कहां से जनरेट होती है। पांचवा पॉइंट है अथॉरिटी से क्या होता है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन होता है। एंड छठा पॉइंट है अथॉरिटी से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छे से बताइएगा बच्चों। 6 पॉइंट समझ में आ गए? हाँ जी सर। क्योंकि एक सेकंड बच्चे, जिसका भी डाउट है 1 सेकंड। 6 पॉइंट समझ में आ गए? क्योंकि ये 6 के 6 आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ सकते हैं। क्या डाउट है बताओ? आ गया? चलिए अब आइए पहले हम ये अथॉरिटी को रीड करेंगे। तो कम टू पेज नंबर 5.11 और बच्चों आप देखोगे अथॉरिटी के नीचे 6 बुलेट्स है ना, 6 बुलेट्स है। हम रीड करेंगे और हम सबका ना मैं आपको एक एक वर्ड लिखवा दूंगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। जैसे पहली बुलेट के लेफ्ट में लिखिए मीनिंग, जो पहली बुलेट है दैट इज डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। तो आपने ये आपको सिर्फ ये हेडिंग्स नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी की हेडिंग्स नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको याद करने में आसानी रहे। जब आप याद करेंगे तो आप ऐसे 6 पॉइंट्स को याद करिएगा कि पहली डेफिनेशन, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे याद। हाँ पहला जो है, पहली है डेफिनेशन। फर्स्ट के लेफ्ट में लिखिए डेफिनेशन। आइए रीड करते। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। अपने पोजीशन के अंदर रह के कोई भी एक्शन लेने का, डिसीजन लेने का राइट, ये आपकी अथॉरिटी। समझ में आ गया बच्चों? अब सेकंड के लेफ्ट में लिखिए व्हाई नीडेड, क्यों चाहिए, व्हाई नीडेड। शॉर्ट में लिखेंगे ना जिससे हमें याद रह जाए। तो अथॉरिटी इज नीडेड, वो लिखा हुआ है वहां पे, अथॉरिटी इज नीडेड टू डिस्चार्ज अ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी काम को करने के लिए हमें अथॉरिटी चाहिए। समझ में आ गई बात? तीसरे पे आइए, अथॉरिटी, इसके लेफ्ट में लिखिए फ्लो। थर्ड पॉइंट का लेफ्ट में बना लीजिए, शॉर्ट वर्ड क्या हो सकता है, फ्लो। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिखा हुआ है वहां पे, तो आपने 1 वर्ड लिख लिया फ्लो। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज सुपीरियर हैज अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट्स। फोर्थ के लेफ्ट में लिखिए ओरिजिन, कहां से ओरिजिनेट होती है। तो इस पॉइंट में हम बात करेंगे पोजीशन वाली। सबको समझ में आ रहा है? एक नई जो नए बच्चे उनको भी समझ में आ रहा है?
मैं एक दो ऐसे रैंडमली नाम पूछ रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है? भव्य आपको समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ओके, मान्या आपको? यस सर। किसी सात्विक आपको भी? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज एक बार मेरे को रोक के पूछ लीजिए। तो फोर्थ के लेफ्ट में आपने लिखा ओरिजिन। तो इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय द वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है उसकी, उस वजह से बाय द वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन। मतलब क्या हुआ, एक बंदे की पोजीशन से ओरिजिनेट होती है। एंड द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप लेवल। और जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे वैसे वैसे आपकी अथॉरिटी कम होती रहेगी। टॉप लेवल की सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, मिडिल में उससे कम और लोअर में उससे। आगे आइए, इसमें लिख लीजिए हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्डर, ऐसे लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्डर। तो अथॉरिटी रिलेशनशिप हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग द मैनेजर्स द राइट टू, बेटा यहाँ पर वर्ड चेंज कर लीजिए, एग्जैक्ट लिखा हुआ है, एग्जैक्ट की जगह लिख लीजिए राइट टू ऑब्टेन ओबीडियंस। राइट टू ऑब्टेन कर दीजिए, ऑब्टेन, एग्जैक्ट की जगह कर दीजिए ऑब्टेन ओबीडियंस। ओके, अब लास्ट वाली लाइन मैंने बॉक्स में डाली हुई है, इसके लेफ्ट में लिखिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बेटा एक बार फिर से समझते हैं इसको। मैंने क्या बोला, जब हम सारे पार्टनर्स सीए फर्म में खड़े हो जाते थे तो उनके पास राइट था कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स खुद चूज कर ले। सारे, ये तो बच्चा ऐसे होता था बेचारा, मतलब हम लोग सच्ची में ऐसे ही होता था, लिटरली ऐसा लगता था सब आर्टिकल्स वहां पे खड़े हैं और सीए पार्टनर्स हमें देख रहे हैं, ऐसे देखते थे, ऊपर से नीचे देखते हैं, तू आजा मेरी टीम में, तू आजा मेरी टीम में। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अपने उनको चूज कर सकते थे, सबऑर्डिनेट्स को चूज कर सकते हैं। तो अथॉरिटी गिव्स राइज टू, आइए पढ़ते हैं, determines the superior subordinate relationship wherein the superior communicates his decision to the subordinates expecting compliance from him। मतलब ये सोच के कि ये मेरा काम करेगा and the subordinate executes the decision as per the guidelines of the superior। समझ में आ गया बच्चों? ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया? इसके लेफ्ट में आपने लिखा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। एक बार जल्दी से हेडिंग देखते हैं 6 पॉइंट्स की। सबसे पहली डेफिनेशन, दूसरी व्हाई नीडेड, क्यों चाहिए, तीसरा पॉइंट था फ्लो कहां से कहां होती है, चौथा पॉइंट था ओरिजिनेट कहां से होती है, पांचवा पॉइंट था ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करती है, और छठा पॉइंट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बच्चों समझ में आ गई बात अच्छे से? चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, रिस्पांसिबिलिटी पे। तो मेरे को नंदिनी आप बताओ, प्रिंसिपल चैप्टर में रिस्पांसिबिलिटी का क्या मतलब, जो प्रिंसिपल में पढ़ा। सर आपकी वीडियो बहुत ग्लिच कर रही है यार वीडियो बहुत क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है बता। सर, मतलब बीच बीच में सर लैग एक जगह पॉज हो जाती है, फिर लैग कर रही है। अब सही है? तो अब चली सही? सर मतलब आपका हाथ जैसे अभी हिला ना तो वो बीच में ही रुक गया। चलो यार ये नेटवर्क इश्यूज है, मतलब है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया बात। मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा, आप मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा सा। ओके, मुझे बताइए रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या था, प्रिंसिपल्स चैप्टर में रिस्पांसिबिलिटी का क्या मतलब था, नंदिनी बताओगे? सर ताकि वो अच्छे से काम करे तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या था, कौन बताएगा? नहीं ये नहीं था। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, याद आया? रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या था? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। याद आ गया सबको? हाँ जी, ये एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है रिस्पांसिबिलिटी का मतलब, टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑन टाइम। ठीक है, अब एक बात बताइए, रिस्पांसिबिलिटी कहां से कहां फ्लो होगी, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पे या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर? सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स? हाँ जी वासु, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर पे जाएगी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं रिस्पांसिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स? यस सर। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताइए कि रिस्पांसिबिलिटी जो है वो जब हम किसी को देते हैं तो उसको, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, रिस्पांसिबिलिटी के साथ में हमें उसको क्या देना पड़ेगा? सर अथॉरिटी। हाँ, उसके साथ हमें उसको क्या देनी पड़ेगी, हमें उसके साथ उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब मेरे को बताइए कि अगर हमने किसी को अथॉरिटी ज्यादा दे दी और रिस्पांसिबिलिटी कम दी तो वो क्या करेगा उस अथॉरिटी का? मिसयूज। और अगर हमने अथॉरिटी कम दी और रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा दे दी तो वो काम ही नहीं पूरा कर पाएगा। एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। क्या होना चाहिए? बैलेंस। यस और नो?
Yes. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो वो मिसयूज करेगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई तो वो काम ही पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस और नो? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। आइए एक बार इसमें हमने एक पॉइंट को Yes, छोड़ा sir. है, वो उसको भी नोट से ही रीड कराता हूँ। आइए जल्दी से। तो सबसे पहले आप आए रिस्पॉन्सिबिलिटी की फर्स्ट डेफिनेशन, उसके लेफ्ट पे लिखिए डेफिनेशन, जो एक फर्स्ट बुलेट है उसके लेफ्ट में लिखिए डेफिनेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब पता है वानी क्या होता है? रचित क्या होता है ऑब्लिगेशन का मतलब? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। बेटा एक बार सेकंड बुलेट को छोड़ दो, एक बार सेकंड बुलेट को छोड़ दो, थर्ड पे चलिए, उसके लेफ्ट पे लिखिए फ्लो। थर्ड के लेफ्ट पे लिखिए फ्लो। थर्ड के लेफ्ट में लिखा फ्लो। इट फ्लोस अपवर्ड्स, दैट इज सबऑर्डिनेट विल बी रिस्पांसिबल टू द सुपीरियर। अब बच्चों फोर्थ और फिफ्थ को दोनों को मिला के लिखिए। अथॉरिटी इज इक्वल, रिस्पांसिबिलिटी इज इक्वल टू अथॉरिटी। दोनों के को मिला के लिखिए। फोर्थ और फिफ्थ में ना ऐसे करके लिख लो, रिस्पांसिबिलिटी इज इक्वल टू अथॉरिटी, क्योंकि दोनों में यही बात हो रही है कि जब हम किसी को रिस्पांसिबिलिटी देते हैं तो उसको अथॉरिटी भी देनी है, और वो अथॉरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिस्पांसिबिलिटी हमने उसको दी है। तो आइए फोर्थ पढ़ते हैं। When an employee is given authority, responsibility, he must also be given the authority. The authority, next point, the authority granted must commensurate. Commensurate का मतलब होता है must be equal to the assigned responsibility. तो जितनी आपने किसी को काम दिया है उतना ही आप उसको अथॉरिटी दीजिए। Commensurate मतलब बैलेंस, बैलेंस लिख लीजिए, बैलेंस। लास्ट लाइन में लिखिए लेफ्ट में, अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी तो मिसयूज, छोटे में लिखिए, ऐसे लिखिए बच्चों, अथॉरिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो मिसयूज, अथॉरिटी हाई का एरो बना दीजिए, अथॉरिटी हाई तो मिसयूज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टास्क। फिर से बोलता हूं, अगर बोर्ड नहीं दिख रहा आप ऐसे लिख लीजिए 6 पॉइंट के लेफ्ट में, अथॉरिटी हाई तो मिसयूज, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई हो गई तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द टास्क। अब बच्चों सेकंड पॉइंट पे आइए, उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। उसके लेफ्ट में लिखिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और बच्चों अब आपको एक काम करना है, जो आपने अथॉरिटी का लास्ट पॉइंट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वाला लिखा है, मेरी बात को यहां देखिए, जो अपने अथॉरिटी का लास्ट पॉइंट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेकंड पॉइंट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, इस पे एक एरो बनाइए। फिर से बोल रहा हूं, अथॉरिटी का जो लास्ट पॉइंट है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेकंड पॉइंट है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इस पे एक एरो बनाइए, सिर्फ अपने समझने के लिए। बच्चों एक बात देखिए, इस टाइप मैंने आपको बोला कि वो सीए खड़े हैं और उसने बोला तू मेरी टीम में आ जा, तू मेरी टीम में आ जा। तो एज अ सीए मेरे पास तो राइट है, मैं किसी को भी अपना सबऑर्डिनेट बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सबऑर्डिनेट्स हो, चलो मैं आपको बोलता हूँ ड्रोन तू मेरी टीम में आ जा, मैंने बोला आर्यन तू मेरी टीम में आ जा, तो क्या आपके पास राइट है मुझे मना करने का? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जहां पे अथॉरिटी हमें बताता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन होती है, इससे अराइज होती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है उसके पास कोई राइट नहीं है, वो बाउंडेड है, उसको मेरी बात माननी ही माननी पड़ेगी। तो एक बार सुनिएगा मेरी बात, अथॉरिटी में जो सुपीरियर है उसके पास राइट है, वो किसी को भी अपनी अथॉरिटी पास कर सकता है, किसी को भी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में जो सबऑर्डिनेट है वो बाउंडेड है, उसके पास राइट नहीं है, उसके पास बाउंडेशन है कि उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो फिर से बोल रहा हूं, अथॉरिटी से हमें पता चलता है कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, मतलब कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, और इसी रिलेशनशिप से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट अराइजेस फ्रॉम दिस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर, वो उसके पास राइट नहीं है, उसके पास बाउंडेशन है कि उसको सुपीरियर की बात माननी ही माननी पड़ेगी। तो एक बार सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये एरो क्यों बनवाया। आइए, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन्ड टू हिम बाय सुपीरियर। अंडरलाइन करिए बच्चों, बाउंड वर्ड को अंडरलाइन करिए या बॉक्स में डालिए। बच्चों अब समझ में आया पॉइंट मेरा?
मैंने अथॉरिटी में लिखवाया कि इट डिटरमाइंस, वो बताता है कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखवाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी से पता चलती है कि ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से ही पता चलता है कि ये सबऑर्डिनेट है और इसको मेरा काम करना ही करना पड़ेगा। तो वर्ड्स का देखना, अथॉरिटी में मैंने लिखा है इट डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने लिखा है इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये बात समझ में आई कि नहीं है? सर ये एरो क्या बनाना है इसमें? एरो बच्चों सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवाए हैं कि इस एरो से मैं आपको ये बता रहा हूं कि अथॉरिटी से तो हमें जन्म मतलब एक पता चलता है कि ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, दैट डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस। सिर्फ इन दो वर्ड्स के लिए मैंने आपको बनवाया कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, ये एक डिटरमाइन करती है और ये अराइज होती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से, और कुछ मतलब समझ। एक मिनट बच्चे, आपको समझ में आया कि इतना ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? अथॉरिटी के पॉइंट पे हमें ये जो है, एक मिनट मेरी बात को सुनना, ये जो लोग है ये जिसको चाहे अपनी अथॉरिटी पास कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पे ये जो लोग है ये बाउंडेड है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट्स है, इनको जो अथॉरिटी मिलेगी इनको वो काम करना ही करना पड़ेगा, दे हैव नो राइट, दे आर बाउंडेड। तो authority determines the superior subordinate relationship, responsibility arises from the superior subordinate relationship। बताइए बच्चे, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? सर फर्स्ट पॉइंट के लेफ्ट में क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट के लेफ्ट में डेफिनेशन। चलिए अब हमारे दो हो गए, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के 6 पॉइंट क्या है? पहला डेफिनेशन, दूसरा देख लीजिए आप एक बार मैच कर लीजिए, दूसरा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, तीसरा फ्लो, चौथा और पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू अथॉरिटी, और छठा अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी तो मिसयूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो नॉनफुल। अब आइए लास्ट पे अकाउंटेबिलिटी। आपको पता है अकाउंटेबिलिटी का एक सिंपल वर्ड लिख लीजिए वहां पे, अकाउंटेबिलिटी का सिंपल वर्ड है आंसरेबिलिटी, लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, वहां मत लेके आना, ये सिर्फ समझने के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, जो फाइनली आपने काम किया है उसके लिए जवाब देना। तो आइए पहले लाइन को देखते हैं। तो पहले लाइन के लेफ्ट में क्या लिखिए? डेफिनेशन, अकाउंटेबिलिटी मींस बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। सेकंड लाइन को समझते हैं, देखिए बच्चों को इसके सेकंड लाइन के लेफ्ट में लिखिए अकाउंटेबिलिटी इज कंपलसरी। सेकंड लाइन के लेफ्ट में लिखिए अकाउंटेबिलिटी इज कंपलसरी। समझते हैं क्या मतलब हुआ? जब मैंने अपने जूनियर को बोला कि तू ये काम कर देगा, उसने बोला हाँ कर दूंगा। क्या मैंने कहा देखो जो लैपटॉप में से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लैपटॉप में से ले लियो, तो मैंने उसको अथॉरिटी दे दी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली। तो मैंने फिर बोला देख भाई अभी भी तेरे को कुछ डाउट है तो बता दे, लेकिन एक बार तू मतलब मान लेता है कि तू कर देगा, उसके बाद तेरे को मेरे को जवाब देना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ अथॉरिटी तो मैं किसी को देता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पर्सन अपनी लेता है, लेकिन आंसरेबिलिटी उसके ऊपर थोपी जाती है। आपने अपनी सिस्टर को बोला या ब्रदर को बोला, सिस्टर को ले लेते वही बनाती है प्रोजेक्ट्स अच्छे, आपने अपने सिस्टर को बोला कि देख बहन फिर बोल रहा हूँ तू बना दे, कि कहती हाँ मैं बना दूंगी, चल तूने मेरे लिए इतना, तू मेरा अच्छा भाई है मैं तेरे लिए बना। तो मैंने फिर पूछा उससे देख बहन लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मेरे को 15 दिन में सबमिट करना है, तो बना देगी ना? अभी भी तेरे मन में कोई डाउट है तो मना कर दे। नहीं कहती बना दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली। उसने कहा कि इसके लिए मेरे को तेरे वो इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए कि, तो मैंने कहा वो मैं तेरे को दे दूंगा, अथॉरिटी दे दूंगा, तो मेरा इन्फॉर्मेशन वगैरह लैपटॉप वगैरह से ले, ये मैंने अथॉरिटी दे दी। अब मैंने उसको कहा कि तू मेरे को 12 दिन में बना के देगी, क्योंकि 15 दिन में मुझे सबमिट करना है, 12 दिन में तू मुझको देगी, जो भी चेंजेस वगैरह अगर कुछ होएगा तो मैं देगी। तो कहती है 12 दिन में दे दूँ। अब 12 दिन बाद उसको आपको जवाब देना पड़ेगा कि उसने आपका काम ये किया कि नहीं किया। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदा मान लेता है, अथॉरिटी उसको दे दी जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर थोपी जाती है कि तेरे को मेरे को जवाब देना पड़ेगा कि तूने काम क्यों नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी कंपलसरी है, वो उससे कोई भाग नहीं सकता। तो आइए once authority has been delegated and responsibility एक बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, तो one cannot deny accountability, उससे भाग नहीं सकते, वो डेलीगेट भी नहीं की जा सकती। आप अपने अकाउंटेबिलिटी किसी और को नहीं दे सकते। मान लीजिए मेरी सिस्टर ने नहीं बनाया, तो मैं मैम को ये नहीं कह सकता, मैम ने बोला प्रोजेक्ट दो, तो मैं ये नहीं कह सकता तू मुझे 20 मार्क्स दे, मेरी बहन ने नहीं बनाया उससे जाके तू बात कर, ये मैं नहीं कह सकता, काम मेरा था। तो आपका आंसरेबिलिटी आपकी रहेगी, चाहे आपको अपनी आंसरेबिलिटी किसी और को दे दो,
वो आपको जवाब देने के लिए ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर के लिए, जब फाइनल काम के लिए आंसर हमें ही देना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड्स। तो थर्ड पॉइंट के लेफ्ट में लिखिए फ्लो, फ्लो। एंड लास्टली, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, तो सेकंड की साइड में क्या लिखना है? थर्ड पॉइंट के लेफ्ट में लिखिए फ्लो, फ्लो। एंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मैंने काम किसी अपने सबऑर्डिनेट को दिया है तो उससे काम निकलवाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मैनेजर शुड इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों, कंक्लूजन पे, कंक्लूजन पे आइए। While the authority is delegated, आप अपनी अथॉरिटी किसी को देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदा एज्यूम करता है, अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड, उसके ऊपर थोपी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से अराइज होगी? जितना अथॉरिटी मेरे को दी गई है उतने ही काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। और अकाउंटेबिलिटी कहां से अराइज होगी? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है उतने ही काम को के लिए जवाब देने के लिए मैं आंसरेबल हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो सुनना है, अथॉरिटी एक बंदे की पोजीशन से आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आती है, और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। एक डायग्राम देख लो, ऊपर से नीचे क्या फ्लो होता है? अथॉरिटी, और नीचे से ऊपर क्या फ्लो होता है? सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं आता किसी के मन में? ओके, अब हम एक लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, बस 2 मिनट का है, हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है। हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। 4 ही डिफरेंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सारा हाइड कर लीजिए, सिर्फ बेसिस को ओपन करके रखिए और सारा हाइड कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सारा हाइड कर लीजिए, सिर्फ बेसिस को ओपन करके रखिए। 5 मिनट्स में क्लास को खत्म करें। बच्चों सबसे पहले आप मेरे को बताइए फ्लो, अभी देखना मत, पहले मेरे को बताइए फ्लो, अथॉरिटी कहां से कहां फ्लो होती है? सुपीरियर टू Superior to subordinate, downward. और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कहां से फ्लो होती है? फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, Subordinate दैट to मींस superior. अपवर्ड्स। ठीक है, यस और नो? तो एक बार फ्लो वाला पॉइंट देखिए, फ्लो वाला पॉइंट देखिए, फ्लोज डाउनवर्ड्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। अब आइए मीनिंग पे। बच्चों तीनों की डेफिनेशन आपको पता ही है, तो वो हम छोड़ रहे हैं। अब मेरे को बताइए थर्ड जो बेसिस है हमारा, ओरिजिन। मेरे को बताइए, आप लोगों ने पहले बताया था अथॉरिटी कहां से ओरिजिनेट होती है? अथॉरिटी कहां से ओरिजिनेट होती है? पोजीशन, पोजीशन से। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से ओरिजिनेट होती है? अभी बताया मैंने, अथॉरिटी से, अथॉरिटी से। और अकाउंटेबिलिटी कहां से जनरेट होती है, ओरिजिनेट? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए ओरिजिन वाले पॉइंट पे आइए। arises from formal position, responsibility arises from authority and accountability arises from responsibility. अब लास्ट पे आइए डेलीगेशन पे। क्या मैं अपनी अथॉरिटी किसी को दे सकता हूं? यस, मैं अपनी अथॉरिटी किसी को भी दे सकता हूं, इट कैन बी डेलीगेटेड। क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे सकता हूं? हाँ दे सकते हैं, बट सारे काम की नहीं दे सकते। कुछ काम तो आप, मतलब कुछ काम तो ऐसा होगा ना जो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं कर सकता। Yes, it can be delegated, but not entirely. सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को नहीं दे सकते। और क्या मैं अपने जवाब देना की जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी और को दे सकता हूँ? Not at all. तो वो किसी को हम नहीं दे सकते। तो आइए पढ़ते डेलीगेशन। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी entirely delegated, and accountability cannot be delegated at all. बच्चों इस पे 2 चीजें, पहले तो उसका स्लैंग लिखेंगे, तो उसका स्लैंग लिखते हैं fun at मैड ओवर डोनट्स, MOD। आप शायद आप गए होंगे, फन एट मैड ओवर डोनट्स, MOD। तो F से क्या हो गया? फ्लो, M से मीनिंग, O से ओरिजिन एंड D से डेलीगेशन। बच्चों इसमें मीनिंग वाला जो है ना, मीनिंग वाले के आगे अगर आप देख रहे हो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इनकी डेफिनेशंस कट कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए राइट डेफिनेशंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कम लिखा हुआ है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आप डेफिनेशंस कट कर दीजिए और उसके आगे लिखिए राइट डेफिनेशन। आपको तीनों की डेफिनेशंस पता ही है, आप अपना राइट डेफिनेशंस लिख लेंगे। तो वो जो मैंने लिखा हुआ बस वो तो एक छोटा सा हिंट देने के लिए लिखा हुआ। मीनिंग वाले पॉइंट के आगे के एक्सप्लेनेशन कट कर दीजिए और उसके आगे लिखिए राइट डेफिनेशंस। तो एक बार देखते हैं, F से क्या हो गया? फ्लो, M से क्या हो गया? मीनिंग, O से ओरिजिन एंड D से डेलीगेशन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज किया। अब आप अपने नोट्स को बंद करिए, मेरी 2 अनाउंसमेंट्स को सुनिए। इधर ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं जाएगा अभी। आदित्य बोलिए।
सर लास्ट वाला स्लैंग बता दो एक बारी। फन, फन FUN, फन का F कैपिटल, एट MOD का तीनों कैपिटल। जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं, जो हमने कैपिटल में लिखा है वो हमने यूज किया है, जो हमने शॉर्ट में लिखा है वो सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा है। तो जैसे F से हो गया फ्लो, M से हो गया मीनिंग, O से हो गया ओरिजिन और D से हो गया डेलीगेशन। फन एट मैड ओवर डोनट्स, एक रेस्टोरेंट है अगर आपको नहीं पता, मतलब एक कैफे। ओके एनीवेज, आइए बच्चों अब 2 अनाउंसमेंट्स करनी है। पहली अनाउंसमेंट तो ये है बच्चों कि इस चैप्टर में जैसे हम कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, तो अभी मेरे को 3 क्लास चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट वीक आपकी इस सैटरडे तो क्लास नहीं हुई, मैं नेक्स्ट वीक सैटरडे क्लास रखूंगा। मेरे को पता है कुछ बच्चों के स्कूल होता है, तो मेरे को नेक्स्ट वीक 1 घंटे की सैटरडे को लेनी पड़ेगी, तब भी वो संडे को खत्म हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब संडे और उसके बाद भी शायद 1 क्लास और लगे, क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत टॉपिक अभी इसमें बचे हैं। तो सैटरडे को मैं आपके सामने 1 बजे क्लास रखते ही है। मेरे को बताइए जो बच्चों का स्कूल होता है, क्या वो 2 बजे अगर मैं क्लास रखूं तो वो आ जाएंगे, 2 to 3 में हो जाएगा, सब बच्चे आ जाएंगे। सैटरडे को सर इंडिपेंडेंस डे है, तो स्कूल तो होएगा नहीं। अच्छा सैटरडे को इंडिपेंडेंस डे है, 15 तारीख है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप आ ही जाओगे सब लोग 1 बजे। सर फिर जल्दी ही रख लेना। हाँ फिर तो और जल्दी रख सकते हैं। कितने टाइम अगर आप लोगों की क्लास नहीं है तो सैटरडे को 11 बजे रख ले फिर। हाँ सर 11 बजे ठीक है। यस सर। यस सर। है ना, तो सैटरडे को 11 से 12 रख लेते हैं, जिससे हमारा संडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो सैटरडे 11 से 12 है, संडे अपना नॉर्मल टाइम 3:30 से 5। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात बच्चों ये है कि आज का होमवर्क क्या है। आज का होमवर्क है आपको ये तीनों के बारे में, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में जो जो मैंने पॉइंट्स लिखे वो आपको एक बार याद करके लिखने हैं। 6 पॉइंट अथॉरिटी के, 6 रिस्पांसिबिलिटी के और 4 अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब मेन पॉइंट, कल आप लोगों का टेस्ट है प्लानिंग चैप्टर का, सिर्फ आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आ सकते हैं उसमें, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशंस एंड स्टेप्स और डेफिनेशन, और कुछ है ही नहीं। तो सब बच्चों को पढ़ना है। अब मैं आपको बताया तो कल टेस्ट कैसे होएगा। कल 1 बजे आपका टेस्ट है और सब्जेक्टिव टेस्ट है, बहुत हो गए आपके गूगल वाले, अब कल आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है। तो उसमें आपको क्या करना है, आप बच्चों को 2 डिवाइस लेके बैठना है। एक पे हम आपको जूम पे हम आपको लिंक देगा, आपको वीडियो ऑन रखते हैं, और आप लोगों को शीट्स लेके बैठना है। आप लोग उस पेपर को लिखेंगे, उसके बाद सब बच्चे उसकी PDF बना के मेरे को भेजेंगे और फिर मैं चेक करके वापस आपको वो भेजूंगा। पिछली बार गलती क्या हुई थी, कुछ बच्चों ने नाम नहीं लिखा था, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आप कल जब बैठेंगे तो आपको नाम सब बच्चों को टॉप शीट पर लिख के PDF बना के भेजना है। और अगर हो सके तो PDF को रीनेम कर दीजिए अपने नाम से। ठीक है, और सब बच्चों को कल ही देना है। बहुत जो बच्चे कल नहीं दे सकते क्योंकि उनका स्कूल है, वो मुझे बताएंगे, अदरवाइज कल आपको 1 बजे सब्जेक्टिव टेस्ट देना है। सब्जेक्टिव मतलब देर का है? पूरा 1 घंटे का टेस्ट। हाँ जी, कितनी देर का है? किसका? कितनी देर का होगा टेस्ट? 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर का, मतलब एक टेस्ट में पूरा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि ये लिखने वाला टेस्ट है ना, ये आपका गूगल वाला नहीं है। तो हम आपके मिक्स्ड एंड मैच लेंगे, कुछ गूगल से ले लेंगे, कुछ इससे ले लेंगे, जब तक हमारी क्लासेस नहीं ओपन होती। तो सब बच्चों को कल देना है। फिर से बोल रहा हूँ, अभी भी शुरू करोगे प्लानिंग चैप्टर तो 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो जिसने नहीं किया प्लानिंग चैप्टर रिवाइज करिए अच्छे से। कल 1 बजे टेस्ट है, 5 मिनट पहले आपको पेपर भी मिलेगा और लिंक भी मिलेगा। सर, हाँ जी सर जैसे आपको 1 सेकंड पहले, 1 मिनट रुक जाओ, अभी बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ वानी पूछो। सर जैसे आप रात को 8 बजे लेते हो तो वो वाला नहीं होगा क्या टाइम, क्योंकि स्कूल होता है। सुनिए, कल पहले आप 1 बजे देंगे, नहीं देखो बच्चे, वो मैं ऑप्शन बहुत मैं रात का तो नहीं देखूंगा, मैं एक और ऑप्शन दूंगा, तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि कल कितने बच्चे नहीं दे रहे उसके बाद। लेकिन जेन्युइनली वही बच्चे जिनका जेन्युइन कोई रीजन था वो उन्हीं को अलाउ करूंगा। तो पहले सबको कल 1 बजे टेस्ट देना है। सर 2 बजे रख दो, क्योंकि क्लास होती है। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर 2 बजे रखते हैं तो मैं और बच्चे आ जाएंगे, अगर 2 बजे रखते हैं तो कल। नो सर 1 बजे ठीक है, ट्यूशन होती है ना टीचर की। सर क्लास सर 1 बजे ठीक है, 1:45 तक स्कूल होता है कल। नहीं 1 बजे ठीक है, क्योंकि 1 बजे ना मैक्सिमम आते। चलो वो हम जिसको प्रॉब्लम है 1 बजे वो मेरे को मैसेज करके बता दीजिए, वरना कल आपका 1 बजे टेस्ट है। ठीक है सर? हाँ जी सर वो 1 सेकंड और सब 1 मिनट मैं पहले रिपीट कर दूं, फिर मैं क्लास को वाइंड अप कर दूंगा। हमारी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है 11 से 12 हम ऑर्गेनाइजिंग आगे चलाएंगे। संडे को चैप्टर फिनिश करेंगे। आपका होमवर्क है कि आपको इन तीनों के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। कल हमारा 1 बजे टेस्ट है। इसके अलावा आप जिसको डाउट है वो रुक जाइए, जिसको कोई डाउट नहीं है वो जा सकता है, क्लास को लीव कर सकता है। बाय बाय। सर वो मेरी कल 1 बजे तक क्लास होती है।
तो सर मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगा तो चलेगा? हाँ वो कोई दिक्कत